दिस इज़ योर चैनल विजन ऑफ फिजिक्स बाय डीपी सिंह। हम देख रहे हैं एनसीईआरटी का सवाल संख्या 2.31। ये इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का चैप्टर 2 है। आंसर रीजनिंग भरा सवाल है। आंसर केयरफुल्ली। टू लार्ज कंडक्टर स्फेयर कैरिंग चार्जेज Q1 and Q2 are brought close to each other. Is the magnitude of electrostatic force between them exactly given by Q1 Q2 बटा 4 pi epsilon naught r square where r is the distance between their centers. तो ये हमेशा ये बात सही नहीं होता है। इनका कहना था कि एक कंडक्टर यहाँ है और एक दूसरा है और दोनों कनेक्टेड है और ये Q1 है और ये Q2 है और इसके बीच का डिस्टेंस r है। तो क्या इसके बीच में जो फोर्स लगेगा वो एग्जैक्टली इसके बराबर होगा, ये आपको बताना है। तो इसका आंसर है नहीं। क्यों? ये बात सही तभी है जब ये पॉइंट चार्ज होगा। अगर पॉइंट चार्ज नहीं होगा तो इसके बीच का जो डिस्टेंस है r वो वैरी कर जाएगा। इसलिए इट इज़ ओनली अप्लीकेबल for point charge. Hence Q1 Q2 बटा 4 pi epsilon naught r square is not always correct. ओके, अगला सवाल दूसरा रीजनिंग बी। ये दूसरा है। इफ कुलम्स लॉ इन्वॉल्व 1/r/q डिपेंडेंस इन स्टेट ऑफ 1/r स्क्वायर, ये r स्क्वायर है सॉरी, वुड गॉसेस लॉ बी स्टिल ट्रू? तो इसका आंसर होगा नो। क्यों? क्योंकि देखिए गॉस लॉ क्या है, E/ds = q/ε0, यही है ना। तो आप E के जगह पर लिखेंगे तो 1/4 pi ε0 q/r स्क्वायर, ds के जगह पर 4 pi r स्क्वायर टाइप का चीज़ आएगा। तो अगर ये जो कुलम्स लॉ रहता जिससे ये आया है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ से आया? कुलम्स लॉ से आया है। अगर ये r/q रहता, एरिया में तो r स्क्वायर होता, तो ये कैंसिल नहीं होता, तो r से डिपेंडेंट हो जाता। लेकिन कुलम्स लॉ r से डिपेंडेंट नहीं रहता है और ये तभी संभव होगा जब दोनों r स्क्वायर होगा। इसलिए मैं बोला कि गॉस लॉ वैलिड तभी होगा जब 1/r स्क्वायर डिपेंडेंट होगा, 1/r³ डिपेंडेंट में ये वैलिड नहीं होगा। इसलिए इसका आंसर होगा नो। अगला सवाल देखते हैं। और ये सी का रीजनिंग देखिए। ए स्मॉल टेस्ट चार्ज इज रिलीज्ड एट रेस्ट एट ए पॉइंट इन एन इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड कॉन्फ़िगरेशन विल ट्रेवल अलोंग द फील्ड लाइन पासिंग थ्रू दैट पॉइंट? तो इसका भी आंसर है नो। क्यों? अब मान लीजिए कोई फील्ड लाइंस, मतलब अगर कहता है कोई टेस्ट चार्ज को आप रिलीज कीजिएगा तो वो हमेशा फील्ड लाइन जिस दिशा में जा रहा है उसी दिशा में ट्रेवल करेगा, यह ज़रूरी तो नहीं है। इसकी दो वजह हैं। एक तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन फील्ड लाइंस पर टेंजेंट होता है, तो टेंजेंट के अलोंग जाएगा। तो जैसे फील्ड लाइंस जा रहा है ज़रूरी नहीं कि टेस्ट चार्ज उसी तरह से जाए, क्योंकि फोर्स तो लगेगा इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में, और इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है? अलोंग द टेंजेंट होता है। एक बात। दूसरी बात, ये टेस्ट चार्ज किस नेचर का है इस पर भी तो डिपेंड कर सकता है। लेकिन यहाँ टेस्ट चार्ज कहने का सिग्निफिकेंस पॉजिटिव चार्ज से है, इसलिए एप्रोप्रिएट यही है कि इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा टेंजेंट के अलोंग होता है और इसलिए इस पर फोर्स अलोंग द टेंजेंट लगेगा, इलेक्ट्रिक लाइन फील्ड के तरफ नहीं लगेगा। यानी जो फील्ड लाइंस पास कर रहा है उसी की तरफ हमेशा सही नहीं होगा। किसी केस में हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, लेकिन अलोंग द टेंजेंट हमेशा सही होगा। तो इसका आंसर हो गया बिकॉज
इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्टेड along the tangent of field line। तो ये आंसर हो गया इसका। डी देखिए, व्हाट इज द वर्क डन बाय द फील्ड ऑफ ए न्यूक्लियस इन ए कंप्लीट सर्कुलर ऑर्बिट ऑफ एन इलेक्ट्रॉन, व्हाट विल इफ द ऑर्बिट इज एलिप्टिकल। ये देखिए, ये न्यूक्लियस है जहाँ पॉजिटिव चार्ज है और यहाँ पर इलेक्ट्रॉन ऐसे घूम रहा है, तो वर्क डन कितना होगा, पहला पूछा है आंसर। तो वर्क डन इज इक्वल टू 0 होगा। क्यों 0 होगा? क्योंकि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कंजर्वेटिव नेचर का फोर्स है, और कंजर्वेटिव नेचर के फोर्स में हम जानते हैं कि वो डिस्टेंस पर डिपेंड नहीं करता है, डिस्प्लेसमेंट पर डिपेंड करता है। तो अगर इलेक्ट्रॉन यहाँ से चल करके यहाँ आया तो उसका नेट डिस्प्लेसमेंट 0 हो गया, तो वर्क डन भी 0 हो जाएगा। अगर ये नॉन कंजर्वेटिव फोर्स होता तो 0 नहीं भी हो सकता था। तो राउंड ट्रिप में हम जानते हैं कि कंजर्वेटिव फोर्स में हमेशा वर्क डन 0 होता है। ये हमने वर्क पावर एनर्जी 11th में ही बताया है कि राउंड ट्रिप में वर्क डन टोटल 0 होता है। तो इस हिसाब से वर्क डन जो होगा वो 0 होगा। और अगर दूसरा सवाल कहा गया है कि अगर मान लीजिए इलिप्टिकल हो, तो अगर इलिप्टिकल केस भी हो, इस केस में भी वर्क डन 0 होगा, क्योंकि राउंड ट्रिप में डिस्प्लेसमेंट 0 होगा, चाहे सर्कुलर हो चाहे इलिप्टिकल हो। तो ये आंसर कह रहा है कि व्हाट इफ द ऑर्बिट इज इलिप्टिकल, तो इसका आंसर भी यही होगा, इफ ऑर्बिट इज elliptical then work done also 0। ये अब देखते हैं ई। ये ई देखिए, वी नो दैट इलेक्ट्रिक फील्ड इज डिसकंटिन्यूअस अक्रॉस द सरफेस ऑफ द चार्ज कंडक्टर, इज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज ऑल्सो डिसकंटिन्यूअस देयर। आपको पता हैगा कि कोई भी कंडक्टर हो, किसी भी शेप का हो, तो इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होता है। क्योंकि डिसकंटिन्यूअस होने का वजह क्या है? क्योंकि जितना भी चार्ज होता है कंडक्टर का, वो सब के सब सरफेस पर अपीयर हो जाता है, चाहे वो कोई भी नेचर का चार्ज हो, इसके सरफेस पर आता है। तो गॉस थ्योरम से आप कह सकते हैं कि यहाँ पर जब चार्ज ही नहीं है तो फील्ड कहाँ से होगा। इसलिए अगर आप यहाँ से चल रहे हैं तो यहाँ से यहाँ तक फील्ड है, फिर इतना दूर फील्ड नहीं है और फिर फील्ड शुरू हो गया, यानी इतनी दूर कंडक्टर के अंदर में, इनसाइड में फील्ड क्या हो गया? डिसकंटिन्यूअस हो गया। तो यही कहा जा रहा है कि जो फील्ड है वो कंडक्टर में डिसकंटिन्यूअस होगा। क्या ऐसी बातें इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के लिए भी सही है? मतलब अनदर वे में यही कहा जा रहा है कि क्या अगर इलेक्ट्रिक फील्ड कहीं 0 है तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल भी 0 होगा? यही सवाल है। तो इसका आंसर है नो। क्यों? हमारा स्टार पॉइंट में लिखाया हुआ है, जब मैं इक्विपोटेंशियल रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बताया है, उसी समय बताया था कि E बराबर होता है -dV/dr। इफ़ E इज इक्वल टू 0 देन V इज इक्वल टू क्या होगा? कांस्टेंट। ये 0 तो V कांस्टेंट, क्योंकि कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 होता है, इसलिए V कांस्टेंट होगा। V 0 होगा ऐसा कहना उचित नहीं है। हाँ, कांस्टेंट वैल्यू कुछ भी होगा, लेकिन 0 भी एक कांस्टेंट है, इसलिए भी 0 भी हो सकता है, लेकिन भी 0 ही होगा ये उचित नहीं है। ये मैं काफ़ी डिस्कस किया हूँ, इसलिए इसका आंसर नो होगा। मेरे लेक्चर्स में ऑलरेडी डिस्कस है रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में, आप देखेंगे तो सारी पॉइंट्स आपको दिख जाएगा। और अगला सवाल है, व्हाट मीनिंग वुड यू गिव टू देयर कैपेसिटेंस ऑफ सिंगल कैपेसिटर, सिंगल कंडक्टर। यानी अगर मान लीजिए कोई सिंगल कंडक्टर है ये, या कोई स्फीयर ही है, अब इसमें कैपेसिटी है, तो इसका क्या अर्थ है? इसका अर्थ है
इसलिए ये सवाल पूछा जा रहा है क्योंकि आपको पता है कि कैपेसिटर होने के लिए 2 प्लेट्स होना चाहिए, चाहे पैरेलल में है तो 2 प्लेट्स, स्फेरिकल में भी है तो 2 प्लेट्स होना चाहिए, सिलेंड्रिकल है तो 2 प्लेट्स होना चाहिए। अब ये सिंगल प्लेट में कैपेसिटेंस क्यों आ जाता है? तो सिंगल प्लेट में कैपेसिटेंस इसलिए आ जाता है क्योंकि इसके दूसरे प्लेट को इन्फिनिटी पे माना जाता है। इसका आंसर यही है। इन सिंगल प्लेट या इन सिंगल कंडक्टर ही लिख लीजिए, कंडक्टर अनदर प्लेट assume to be at infinity। तो ये हो गया। अगला एक और बच रहा है रीजनिंग, वो भी दिखा देते हैं। तो ये देखिए, गेस पॉसिबल रीजन वाई वाटर हैज़ मच ग्रेटर डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट 80 से दैट माइका 6। ये जो वाटर है जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट 80 है, जो माइका 6 से बहुत अधिक है, ऐसा क्यों होता है? इसका बस सिंपल सा रीज़न ये है कि सिंस वाटर इज पोलर, hence its dielectric constant is much greater with respect to माइका। तो ये था रीजनिंग वाला सवाल 2.31। अब अगला सवाल देखते हैं 2.3। ये 2.32 ए सिलेंड्रिकल कैपेसिटर हैज़ 2 कोएक्सियल cylinders of length 15 cm, radii 1.5 cm and 1.4 cm. The outer cylinder is earthed and the inner cylinder is given a charge 3.5 microcoulomb. Determine the capacitance of the system and the potential of the inner cylinder. Neglect end effects and is bending the field lines at the ends. ओके, तो इसका सॉल्यूशन कैपेसिटी सिलिंड्रिकल प्लेट का होता है 2 पाई एप्सिलॉन नॉट एल बटा में लॉग 10 के बेस पे बी बटा ए। यही है आपका सिलिंड्रिकल प्लेट का कैपेसिटर। तो ये समझ गए। तो 2 के जगह पर लिख दीजिए 2, अब पाई के जगह पर लिख दीजिए 3.14, एप्सिलॉन नॉट के जगह पर 8.85 गुने 10 के पावर -12, एल के जगह पर 1.5 है ना, और लॉग है ये 1.5 सेंटीमीटर है गुने 10 के पावर -2, और ए के जगह पर 1.4 गुने 10 के पावर -2 ऐसा। और ये जो देख रहे हैं आप एल, वो भी था शायद 15 सेंटीमीटर, यानी 15 सेंटीमीटर यहाँ पर है गुने 10 के पावर -2। अब ये अब सबको कैलकुलेट कर करके आपके पास आ जाएगा कैपेसिटेंस 1.2 गुने 10 के पावर आपका -10। तो इसको कैलकुलेट कर लेंगे आप। फिर पूछा है पोटेंशियल, तो पोटेंशियल होता है Q/C। Q का वैल्यू दिया हुआ है यहाँ पर 3.5 माइक्रोकूलम, अब बटा C हो गया 1.2 गुने 10 के पावर -10, यानी 3.5 गुने 10 के पावर -6, 1.2 गुने 10 के पावर -10, और इस पर डिवाइड करेंगे तो ये आएगा 2.9 गुने 10 के पावर 4 वोल्ट। तो यही आंसर है। ओके, समझ गए। अगला सवाल,
ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर इज डिजाइंड विथ ए वोल्टेज रेटिंग 1 किलोवोल्ट। वोल्टेज इसका है 1000 वोल्ट। ओके, यूजिंग ए मटेरियल ऑफ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट एप्सिलॉन आर का वैल्यू दिया हुआ है 3 एंड डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ अबाउट 10⁷ वोल्ट पर मीटर। डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ इज द मैक्सिमम डाइलेक्ट्रिक फील्ड मटेरियल कैन बी टॉलरेट विदाउट breakdown, that is without starting conduct electricity through the partial ionization. For safety we should like to find never to exceed say 10% of dielectric strength and what maximum area of the plates required to have a capacitance 50, यानी सी कैपेसिटेंस दे दिया गया है 50 पिकोफैराड और डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ है 10%। ऐसे इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड we should like the field never be to exceed 10% of dielectric strength. What minimum area of the plates required to क्या बोलते हैं तो ये हाँ यस इलेक्ट्रिक फील्ड है 10⁷ वोल्ट पर मीटर। इसका 10% कितना होगा 10⁷ गुने 10/100, क्योंकि 10% बोला है इसने, डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ है तो ये गया यानी 10⁶। इतना को टॉलरेट कर सकता है ये, इससे ज़्यादा होगा तो ब्रेकडाउन हो जाएगा, मतलब इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट हो जाएगी, यही इसका मतलब है। तो आपको पता है V इज इक्वल टू होता है E इंटू डी और D इज इक्वल टू क्या होगा V/E। V का वैल्यू कितना है यहाँ से 1000 और E का वैल्यू कितना है 10⁶, तो कितना हो गया D का वैल्यू कितना हो जाएगा 10⁻³ D भी निकल गया। और कैपेसिटेंस आपको दिया हुआ एरिया निकालने का रहा है, तो कैपेसिटेंस बराबर क्या होता है ये देखिए, मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ, जगह नहीं है, ε0 A ε/r/d। तो ε0 का वैल्यू होगा 8.85 गुने 10⁻12। एरिया आपको निकालना है, ε/r का वैल्यू 3 हो गया और d हो गया 10⁻³ और कैपेसिटी है कितना दिया हुआ, तो इसकी वैल्यू लिख देता हूँ यहाँ से 50 गुने 10⁻12। देयरफॉर एरिया इज इक्वल, ये -12 होगा, पीको का मतलब -12 होता है। एरिया इज इक्वल टू यहाँ से आप निकालिए तो 50 गुने 10⁻12 गुने 10⁻³ अपॉन 8.85 गुने 10⁻12 गुने ये हो जाएगा, और दिस इज इक्वल टू नियर अबाउट 1.9 गुने 10⁻³ यही होगा। अच्छा, एक बात बता देना चाहते हैं कि अभी जो इससे पिछले क्वेश्चन 2.32 मैंने डिस्कस किया था, उसमें जो कैपेसिटेंस का फार्मूला लिखा था 2πε0L, यहाँ पर log 10 के बेस B/A तभी लिखते हैं जब यहाँ पर ये नंबर से मल्टीप्लाई किया जाता है। तो ये मैं सारा फार्मूला में पुटअप किया हूँ, ये मिस हो गया था, तो उसको आप ठीक कर लीजिएगा ताकि आपकी गलती ना हो। ओके, और ये देखिए, डिस्क्राइब दी सिस्टमेटिकल इक्विपोटेंशियल सरफेसेस करस्पॉन्डिंग टू ए कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड इज जेड डायरेक्शन। अगर जेड डायरेक्शन में है, जैसे कि ये एक्स है, ये वाई है और ये जेड है, ये ऊपर वाला, तो जेड दिशा में इलेक्ट्रिक फील्ड अगर है तो इससे जो इक्विपोटेंशियल सरफेस मिलेगा वो एक्स वाई प्लेन के पैरेलल में मिलेगा। ये जेड एक्सिस है, ये ऐसे पैरेलल, तो इसका आंसर यही होगा ए का, इक्विपोटेंशियल सरफेस ऑब्टेन्ड, इक्विपोटेंशियल सरफेस ऑब्टेन्ड पैरेलल टू एक्स वाई प्लेन। बी का सेम एज ए,
सी का ए सिंगल पॉजिटिव चार्ज इज ऑरिजिन। अगर कोई सिंगल पॉजिटिव चार्ज को ऐसे रख दिया ऑरिजिन पे, तो इससे जो इक्विपोटेंशियल सरफेस मिलेगा वो चारों तरफ, मान लो यहाँ से 2 सेंटीमीटर पर यहाँ, तो यहाँ भी वही पोटेंशियल, यहाँ भी वही पोटेंशियल, यहाँ भी वही पोटेंशियल, इधर भी वही पोटेंशियल, इधर भी, तो ये कैसा शेप ले लेगा? स्फीयर। तो इसका आंसर होगा इट विल कंसिस्ट in finite number of concentric sphere of equipotential surface। ये आंसर ए बी सी का हुआ। जगह नहीं है, मिटा। ए यूनिफॉर्म ग्रिड कंसिस्टिंग ए लॉग इक्वली स्पेस्ड पैरेलल चार्ज्ड वायर्स इन ए प्लेन। तो इसका जो है इक्वी पोटेंशियल सरफेस वायरिड शेप नियर द ग्रिड, मतलब इसका शेप में परिवर्तन होगा, वैरी करेगा नियर द ग्रिड। तो यही था रीजनिंग बड़ा सवाल 2.34 जिसको हमने डिस्कस करी। और तो आज के सेशन में एनसीईआरटी क्वेश्चन सेशन में इतना ही। इस चैप्टर में 2-4 सवाल और बच गया होगा, तो अगले वीडियो में वो आपको इसका सलूशन मिल जाएगा। थैंक यू।